हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 9 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ कि हमारा ये जो सी सेट क्लासेस का बैच है ये ऑलरेडी 5 तारीख से शुरू हो चुका है और डेली इसमें क्लासेस चल रही हैं। तो आप में से कोई लोग अगर अभी भी इंटरेस्टेड हों तो ज्वाइन करने के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैच में कुछ सीटें अभी भी बची हुई हैं, फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड यू मे एनरोल नाउ एज वेल। ठीक है, जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं और बाकी आने वाले समय में लाइव क्लासेस जो डेली चल रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट करें और चाहे तो एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी हमारा जो प्रीलिम्स 2025 है उसके लिए अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास ये एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है। ऑल इन वन इसलिए क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज़ भी है, करंट अफेयर्स भी है और क्वांट भी है, मतलब ये सी साइड भी है। ठीक है, तो इसलिए ये एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ बन जाती है और ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ओनली एट 849 रुपीज़। सिर्फ 849 रुपीज़ में ये प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 91 टेस्ट हैं, 5300 MCQs हैं और ये टेस्ट सीरीज़ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी टेस्ट रेगुलरली पब्लिश किए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी की तरह से और भी टेस्ट सीरीज़ हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 699 की है। अगर सिर्फ जनरल स्टडीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो ओनली 449 है। सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ तो आपको 299 में मिल जाती है। और सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो ये आपको 249 में मिल जाएंगे। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए जा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार एज़ यूजुअल फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं यूट्यूब पर और आपको ये सेशंस किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगते हैं, आपकी किसी भी तरीके से हेल्प होती है, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड डायरेक्ट बेनिफिट तो इसका आपको ही मिलेगा कि सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर ये QR कोड और UPI ID दी गई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि ये सेशंस वाकई में इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चलते रहें तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में इलेक्शन की न्यूज़ ज़्यादा है। ज़्यादा क्या मतलब, ऑलमोस्ट पूरे न्यूज़पेपर में वही है, क्योंकि कल के दिन दो राज्यों के चुनावों के नतीजे आए हैं, एक हरियाणा और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वैसे एज सच राज्य नहीं, यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में और कल यहाँ पर चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने वहाँ पर फिर से चुनाव जो है वो जीत लिया है। और जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला वाली जो पार्टी है, फ़ारूक अब्दुल्ला जिसके चीफ हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तो उनकी जो पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। हालांकि वहाँ पर चुनाव जो है वो एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिल के गठबंधन में चुनाव लड़ा था। और अब यहाँ पर ये मतलब बात सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की नई असेंबली है, मतलब आर्टिकल 370 हट जाने के बाद किस तरीके से वहाँ पर बदलाव किए गए हैं और जम्मू कश्मीर की जो नई असेंबली बनाई गई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, उसका क्या
स्वरूप रहेगा वो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि एलजी की पावर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब तक अगर वो स्टेटहुड उसको नहीं मिलता, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, हालांकि ये भी वादा उस समय किया गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है ना। तो जब तक यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा उसको नहीं मिलता और वहाँ पर एलजी का शासन रहता है, तो लगता यह है कि वहाँ पर की जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की, डिस्पाइट बीइंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर, है ना, एक वहाँ पर चुनी हुई सरकार सत्ता में होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति है, ठीक है, दिल्ली में भी हम लोग आए दिन ये देखते रहते हैं कि किस तरीके से एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में टसल चलता रहता है। तो इस तरीके का ही टसल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा था, मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हमने कुछ दिनों पहले, आपको अगर याद होगा, एक आर्टिकल का जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर की जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके से होगी। और वहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ जो आपके एलजी की पावर्स हैं, है ना, हमने उनके बारे में बात की थी कि किन किन मामलों में एलजी की पावर्स को बढ़ाया गया है ना। तो उसी तरीके का टसल जो है वो जैसा दिल्ली में दिखाई देता है, उसी तरीके का टसल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी तो यहाँ पर एज सच और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, और बाकी पेजेस में भी ज़्यादातर आज इलेक्शन की ही न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। और तो हम लोग सीधे जो है वो आगे चलते हैं एक्सप्लेन वाले पेज पर, और वहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है डिस्क्रिमिनेटरी वाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कास्ट रूल्स इन जेल मैनुअल्स। जेल मैनुअल्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो कास्ट रूल्स हैं उनको क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया है डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए, और किन किन आर्टिकल्स का जिक्र किया है वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने आपको कल भी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नोबेल प्राइज़, तो उसी तरीके से यहाँ पर नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट अभी हो रहा है। कल हम लोगों ने देखा था नोबेल प्राइज़ मेडिकल साइंस में, है ना, माइक्रो आरएनए को लेकर हमने बात की थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर आज जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ है, मतलब कल अनाउंस हुआ है, आज हम लोग देख रहे हैं, वो है फिज़िक्स का। और फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है मेकिंग मशीन्स लर्न, मतलब जो मशीन लर्निंग या जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको लेकर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स को लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यही हमारे आज के दो आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो एक एक करके चलिए इनको देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो जेल मैनुअल्स में कास्ट रूल्स होते हैं उनको स्ट्रक डाउन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते स्ट्रक डाउन किए हैं अ बंच ऑफ रूल्स इन सेवरल स्टेट प्रिजन मैनुअल्स, ठीक है, कई सारे राज्यों के जो प्रिजन मैनुअल्स हैं। क्यों, अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो प्रिजन्स हैं, प्रिजन्स मतलब जो जेल होती हैं, ठीक है, जेल गवर्न की जाती हैं स्टेट लेवल पर, और उनके लिए होते हैं प्रिजन मैनुअल्स या जेल मैनुअल्स। तो कई सारे राज्यों के प्रिजन मैनुअल्स या जेल मैनुअल्स में जो नियम लिखे गए हैं, जो रूल्स लिखे गए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। और क्यों किया, या स्ट्रक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे रीइंफोर्स कास्ट डिफरेंसेस, कि कास्ट डिफरेंसेस को ये रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज़ को दोबारा से लागू करना, ठीक है, या कोई चीज़ जो समाप्त हो रही है या जो चीज़ खत्म होनी चाहिए वो वापस से उसको लाया जा रहा है। कास्ट डिफरेंसेस मतलब जाति जो है, जाति की जो अंतर है ना, उसको ये रीइंफोर्स कर रहा है जेल मैनुअल्स के जो रूल्स हैं, इसलिए उसको स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एंड टारगेटिंग द मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो हाशिए पर समुदाय हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम में कम्युनिटीज़ नहीं हैं, ये उनको क्या कर रहे हैं, उनके मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं। और स्पेशली ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको
कॉलोनियल एरा के समय, यानी कि जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उस समय ऐसी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। अभी आगे इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और ये जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो रूल्स हैं जेल मैनुअल्स में या प्रिजन मैनुअल्स में, ये प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब जेल में जो बंद कैदी हैं उनके फंडामेंटल राइट्स या उनके मौलिक अधिकारों का भी वॉयलेशन या उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे तर्क देते हुए प्रिजन मैनुअल्स के कुछ रूल्स को क्या किया है, स्ट्रक डाउन किया है, ठीक। अब देखो द पिटिशन एंड द रूलिंग, ये 148 पेज 148 पेज की रूलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिसको ऑथर किया गया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। और ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट के द्वारा, एक पत्रकार के द्वारा जिनका नाम है सुकन्या शांता, उन्होंने बेसिकली इसको लेकर एक याचिका, एक पिटीशन लगाई थी कि ऑन द रूल्स एंड प्रोविजंस इन प्रिजन मैनुअल्स अक्रॉस स्टेट्स, मतलब कई सारे राज्यों के जो प्रिजन मैनुअल्स हैं उनमें जो रूल्स और प्रोविजंस हैं उनको लेकर याचिका यहाँ पर लगाई गई थी। और इसमें ये लिखा गया है कि द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स इज गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट एंड प्रिजन मैनुअल इन द स्टेट और यूटी कंसर्न, कि प्रिजन्स में यानी कि जेलों में जो डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू गवर्न होता है, प्रिजन्स एक्ट और प्रिजन मैनुअल के थ्रू। मतलब और हर राज्य का अपना अपना होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक स्टेट लेवल पर चीज़ें होती है, तो मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखो, द रूल्स इन क्वेश्चन डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एंड द प्रिजन वर्क दैट इज असाइंड टू देम। अब यहाँ पर ऐसे रूल्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं जो रूल्स किन चीज़ों से डील करते हैं, प्रिजनर्स के क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और प्रिजनर्स को भी जनरली क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, और फिर उसको उनको वहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद कैदी हैं, उनको अपनी कास्ट के अनुसार काम दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आएगा। द कोर्ट सेड द मैनुअल्स असाइंड प्रिजन वर्क इन वेज दैट परपिचुएट कास्ट बेस्ड लेबर डिविजन्स एंड रीइंफोर्स सोशल हायरार्कीज। तो यहाँ पर कोर्ट का यही कहना है कि जो मैनुअल्स, यानी कि जो मैनुअल्स में जिस तरीके से काम किया जा रहा है उन मैनुअल्स के हिसाब से, उन मैनुअल्स में जो प्रिजन वर्क असाइन किया जा रहा है, यानी कि जेल में जो बंद कैदी है वो ऐसा नहीं है कि वो जेल में बंद है तो वो आराम से बैठे हैं, ठीक है। उनको काम दिया जाता है, वहाँ पर वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो जो प्रिजन वर्क उनको असाइन किया जाता है, जिस तरीके से असाइन किया जा रहा है मैनुअल्स के अकॉर्डिंग, उसको लेकर कोर्ट का ये कहना है कि ये कास्ट बेस्ड लेबर डिवीजन को परपिचुएट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। धर्म के आधार पर जो लेबर का डिवीजन हो रहा है, लेबर का मतलब होता है श्रम, ठीक है। लेबर का मतलब पर्सन नहीं है। अगर आप पर्सन यानी कि जो व्यक्ति लेबर करता है, लेबर करने का मतलब होता है श्रम, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है श्रम, काम जिसको कहते हैं आप, ठीक है, श्रम। और जो श्रमिक होता है वो लेबरर कहलाता है, दैट इज नोन एज लेबरर, ठीक है। उस वर्ड में और इस वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। जनरली हम लोग, जैसे कोई मजदूर होता है तो उसको हम कह देते हैं ही इज़ अ लेबर, बट ही इज़ नॉट अ लेबर। वो लेबर कर रहा है, लेबर करने का मतलब है वो श्रम कर रहा है। बट जो पर्सन श्रम करता है उसको कहा जाता है लेबरर, ही इज़ अ लेबरर, ही इज़ अ श्रमिक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कास्ट बेस्ड लेबर डिवीजन, लेबर डिवीजन मतलब जो लोगों में श्रम बांटा जा रहा है, जो लोगों में काम बांटा जा रहा है, वो कास्ट बेस्ड हो रहा है, ठीक है। इससे बेसिकली यही मतलब कास्ट बेस्ड लेबर डिवीजन बढ़ रहा है। और ये सोशल हायरार्की को, यानी कि समाज में जो हायरार्की बनी हुई है, सामाजिक हायरार्की, सोशल हायरार्की का मतलब क्या है, कास्ट बेस्ड आधार पर, ये उस चीज़ को वापस से लागू कर रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है। जो जेल मैनुअल्स के हिसाब से जो प्रिजन वर्क असाइन किया जा रहा है वो कास्ट बेस्ड लेबर डिवीजन को बढ़ा रहा है और सोशल हायरार्की इसको दोबारा से लागू करने की कोशिश कर रहा है, या उसको रीइंफोर्स कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है और ज़्यादा मजबूती दे रहा है। आई होप समझ रहे हैं आप। चलिए, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मध्य प्रदेश का जो जेल मैनुअल है 1987 का, उसके अनुसार जो मेहतार कास्ट है,
ठीक है, वहाँ की एक कास्ट है दैट इज़ मेहतार कास्ट, और ये एक एससी कास्ट है दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है। इनको स्पेसिफिकली क्या टास्क असाइन किया जाता है, दैट इज़ ऑफ क्लीनिंग द लेट्रिन्स। ठीक है, यानी कि इनको इस तरीके का काम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक तरीके से वही हो गया कि आप एक तो पहले जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कास्ट बेस्ड है, और फिर आप कास्ट के हिसाब से, आप कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है तो उसको उन्होंने ये सफाई करने का काम दे दिया। ठीक है, सिमिलरली अब वेस्ट बंगाल के जो जेल कोड रूल्स हैं 1967 के, उसका रूल 741 जिसमें सिकनेस इन सेल्स स्टेट्स, सिकनेस इन सेल्स की बात की गई है, उसमें लिखा गया है कि फूड शैल बी कुक्ड एंड कैरीड टू द सेल्स बाय द प्रिजनर कुक्स ऑफ सूटेबल कास्ट अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ जेल ऑफिसर। उसमें यह कहा गया है कि फूड शेल बी कुक्ड, जो जेल में खाना बनाया जाएगा उसके लिए कोई बाहर से कुक नहीं आते हैं, जो जेल के कैदी हैं वही मिलके बनाते हैं खाना। उसमें यह लिखा गया है कि फूड शेल बी कुक्ड, ठीक है, कि खाना बनाया जाएगा और उसको सेल्स तक कैरी किया जाएगा, किसके द्वारा? बाय प्रिजनर कुक्स ऑफ सूटेबल कास्ट। सूटेबल कास्ट मतलब जो अपर कास्ट है उनके द्वारा। ठीक है, अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ जेल ऑफिसर, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बट वही बात हो गई कि कास्ट के आधार पर ही जो है वो काम का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि ये सारे के सारे जो प्रोविजंस और रूल्स हैं, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या हैं? असंवैधानिक हैं। और राज्यों को और यूटीज़ को ये निर्देश दिए गए हैं, हैज़ डायरेक्टेड द यू स्टेट्स एंड यूटीज़ टू रिवाइज देयर प्रिजन मैनुअल्स विद इन 3 months, कि वो अपने अपने जो प्रिजन मैनुअल्स हैं, जो जेल मैनुअल्स हैं, उनको 3 महीने के अंदर अंदर रिवाइज कर लें। रिवाइज कर लें मतलब उसमें बदलाव कर लें। और साथ ही साथ कोर्ट ने सेंटर को, यानी कि केंद्र को भी डायरेक्शन दिए हैं, निर्देश दिया है कि वो ऐसे नेसेसरी चेंजेस कर लें, ठीक है, जो ज़रूरी बदलाव हैं वो कर लें, ताकि इस तरीके का जो धर्म आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016 और द ड्राफ्ट मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, उसमें भी बदलाव कर लें विद इन द सेम पीरियड। मतलब वही 3 महीने का समय इस सेंटर को भी दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ गए बात। अब इसके बाद आगे लिखा है द मैनुअल्स रीइंफोर्सिंग कास्ट प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1871 का एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हुआ करता था। मैं थोड़ा सा आज मतलब पेन चला के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ये तरीका सही लगा होगा तो बताइएगा, अदरवाइज़ कल से फिर हम लोग वैसे ही करेंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है 1871 का। ये क्या कहता है? दिस अलाउड द ब्रिटिश राज टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज अ क्रिमिनल ट्राइब। तो ये एक ऐसा लॉ है जो अलाउ करता है ब्रिटिश राज को कि वो किसी भी कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिमिनल ट्राइब कौन सी कम्युनिटी होगी? इफ इट्स मेंबर्स वर डीम्ड टू बी एडिक्टेड टू सिस्टमैटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि अगर किसी कम्युनिटी के लोग बार बार कोई गैर जमानती अपराध करते हैं, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, तो वो क्रिमिनल ट्राइब कहलाएगी। उस ट्राइब के लोग क्या कहलाएंगे? ये उस कम्युनिटी के लोग क्या कहलाएंगे? क्रिमिनल ट्राइब। एज अ रिजल्ट several tribes were forced to settle in designated locations and they faced severe restrictions based on stereotypical assumptions about the born criminals, including the threat of arrest without a warrant। तो इस पूरे एक्ट के इस प्रोविज़न के वजह से कई सारी ट्राइब्स जो हैं उनको एक जगह पर डेजिग्नेटेड लोकेशन पर दे वर फोर्स टू सेटल, कि वो वहीं पर रह सकते थे, और उनके ऊपर कई तरीके की पाबंदियाँ या रेस्ट्रिक्शंस होती थी। कुछ स्टीरियोटिपिकल एजम्पशंस होते थे कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, ठीक है, कि इस कम्युनिटी के लोग जो हैं ये तो पैदाइशी क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ये भी खतरा होता था कि इनको विदाउट वारंट, ठीक है, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब कई सारे मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल बदलाव करने के बाद इस एक्ट को जो है वो रिपील कर दिया गया 1952 में,
और जो फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स हैं वो बन जाती हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये आपने टर्म सुना होगा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो पहले ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स हुआ करती थी, यही डी नोटिफाइड ट्राइब्स बाद में बन जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि दैट मैनुअल्स रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट डी नोटिफाइड ट्राइब्स बाय क्लासिफाइंग देम एज हैबिचुअल एंड नॉन हैबिचुअल क्रिमिनल्स। कि ये जो जेल मैनुअल्स हैं वो इस तरीके के डिनोटिफाइड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स मतलब जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, उसको रीइंफोर्स करता है। कैसे? उनको हैबिचुअल और नॉन हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्लासिफाई करके। कोर्ट ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर डिनोटिफाइड ट्राइब का कोई भी मेंबर एक हैबिचुअल क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। की स्टेट गवर्नमेंट की अगर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है डिनोटिफाइड ट्राइब का, उसका कोई भी मतलब उस पूरी की पूरी ट्राइब या कम्युनिटी का जो मेंबर है, जो सदस्य है, उसको एज अ हैबिचुअल क्रिमिनल यानी कि आदतन अपराधी जिसको कहते हैं, ठीक है, आदतन अपराधी। आदतन अपराधी का मतलब है कि कोई व्यक्ति को आदत है अपराध करने की, वो एक बार अपराध करता है, उसको उसकी सजा मिलती है, वो बाहर आता है, वो फिर दोबारा करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आदतन अपराधी हैं, उस तरीके का उसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने लिखा है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स वायलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक तर्क दिया है कि ये जो रूल्स हैं जेल मैनुअल्स के, उनकी वजह से प्रिजनर्स या कैदियों का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन या उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट ने यही कहा है कि द रूल्स वायलेटेड सेवरल फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन यहाँ पर बताया है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि द कास्ट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन एज लॉन्ग एज इट इज़ यूज्ड टू ग्रांट बेनिफिट्स टू द विक्टिम्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि कास्ट को क्लासिफाई करने का आप आधार बना सकते हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन सिर्फ अगर इसलिए किया जा रहा है, अगर वो क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, जातिगत जो भेदभाव है उसके जो पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर आप उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा देना चाहते हैं तो तब तो ठीक है, तब तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं कास्ट के बेसिस पर, बट अदरवाइज नहीं। एंड वुड अदरवाइज रीइंफोर्स कास्ट डिफरेंसेस और एनिमोसिटी दैट ओट टू बी प्रिवेंटेड एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अदरवाइज अगर आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं तो इससे होगा क्या? ये कास्ट डिफरेंसेस को बढ़ावा देगा, या एनिमोसिटी मतलब एक दूसरे के बीच में आप कह सकते हैं कि मतलब नफरत को बढ़ाएगा, ठीक है, जो जिसको सबसे पहले रोका जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिस वुड डिनाइड सम इनकार्सरेटेड इंडिविजुअल्स equal opportunity to be assessed for their correctional needs and consequently opportunity to reform। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे होगा क्या? दिस वुड डिनाई सम इनकार्सरेटेड इंडिविजुअल्स, इनकार्सरेटेड मतलब जो जेल में है, तो इससे क्या होगा? जो इनकार्सरेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फॉर देयर करेक्शनल नीड्स, मतलब खुद को सुधारने के लिए, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म मतलब सुधार के अवसर जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे अदरवाइज, अगर उनके साथ ऐसा भेदभाव होता है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है ये, ठीक है। आर्टिकल 15 का वायलेशन कैसे है? कोर्ट ये कहता है कि द मैनुअल्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली the court held that the manuals both directly and indirectly discriminated against marginalized communities। कोर्ट का ये कहना है कि ये जो मैनुअल्स हैं इन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है। डायरेक्टली थ्रू द असाइनमेंट ऑफ टास्क सच एज क्लीनिंग एंड स्वीपिंग टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एंड कुकिंग टू द फॉरवर्ड कास्ट, and indirectly by perpetuating the stereotype that people from these communities are either incapable of or unfit for more skilled, dignified और intellectual work। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया है? तो डायरेक्ट तो इस तरीके से किया है कि ऐसे लोगों को जो मतलब टास्क बांटे गए हैं,
है ना, वो कास्ट बेस्ड बांटे गए हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे क्लीनिंग और स्वीपिंग का काम जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को दे दिया गया, और कुकिंग का काम, खाना बनाने का काम जो है वो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ को दिया गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसके बाद इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ है कि वो इस रूढ़िवादिता को, जो हमारी धारणा है, जो रूढ़िवादी सोच है, उसको कैसे बढ़ावा दे रहा है। उसको ऐसे बढ़ावा दे रहा है कि उसमें मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जो इस तरीके की कम्युनिटीज़ के, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, या तो वो इनकैपेबल हैं, ठीक है, या तो वो अक्षम है, और या फिर वो अनफिट है। किस चीज़ के लिए? ज़्यादा स्किल्ड, डिग्निफाइड या इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए। तो इसलिए उनको ये काम नहीं दिया जा रहा है ना। या तो वो ऐसे दिखा रहे हैं डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से हो रहा है कि उनको ऐसा काम नहीं दे के, जो मोर डिग्निफाइड वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, स्किल्ड वर्क है, वो उनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो लोग या तो ये काम कर नहीं सकते, या फिर वो इस काम को करने के लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 का भी वॉयलेशन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 का भी एक तरीके से वॉयलेशन है। कैसे? देखो, कोर्ट का कहना है, कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक रूल को रेफर किया है जो अलाउ करता है कन्विक्ट्स को टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ अ डिग्रेडिंग और मीनियल कैरेक्टर, कि ये रूल अलाउ करता है कि जो कन्विक्ट्स हैं, ठीक है, जो दोषी है, वो कुछ ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म करे जो डिग्रेडिंग या मीनियल कैरेक्टर की है, इफ़ दे बिलोंग टू अ क्लास और कम्युनिटी अकस्टम टू परफॉर्म सच ड्यूटीज़। ठीक है, कि मीनियल कैरेक्टर की ड्यूटी या मीनियल कैरेक्टर का काम मतलब जो एक काफ़ी मतलब निचले स्तर का काम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कम्युनिटी का व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति किसी ऐसी क्लास या कम्युनिटी को बिलोंग करता है कि जो इस तरीके के मीनियल कैरेक्टर के काम किया करती थी कोई कम्युनिटी पहले, ठीक है, तो अभी भी जो विक्टिम है, सॉरी, जो क्यू ये है, कन्विक्ट है, वो इस तरीके का काम करेगा। ठीक है, ऐसा वो रूल अलाउ करता है। अब इस रिगार्ड में कोर्ट का ये कहना है कि द नोशन दैट एन ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड एज डिग्रेडिंग और मीनियल इज एन एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। यानी कि किसी भी काम को आप अगर डिग्रेडिंग या मीनियल मान रहे हैं, तो ये बेसिकली एक तरीके से कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का एक एस्पेक्ट हो गया, है ना। क्योंकि अगर आप किसी काम को मीनियल या डिग्रेडिंग मान रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये उसी कम्युनिटी के व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। इसके बाद राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 का भी सुप्रीम कोर्ट ने यह वायलेशन माना है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी under article 21 envisages the growth of individual personality and provides for the right to overcome caste barriers as a part of right to life of individuals from marginalized communities। यानी कि आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसके अंदर जो उसका विजन है, उस आर्टिकल का जो विजन है वो क्या है? इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की ग्रोथ। ठीक, और साथ ही साथ उसमें ये भी अधिकार दिया गया है कि जो कास्ट बैरियर्स हैं उसको ओवरकम किया जाए एज अ राइट, एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए जो कास्ट बैरियर है बेसिकली उसको भी ओवरकम किया जाए, ये भी उसमें प्रोवाइड किया गया है। अब प्रिजन मैनुअल्स में हाउएवर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो प्रिजनर्स के रिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अगर कोई प्रिजनर्स हैं तो उनके लिए रिफॉर्मेशन मतलब उनमें सुधार के जो अवसर हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एंड डिप्रीव द प्रिजनर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड एक्सपेक्टेशन दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, मतलब और उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो प्रिजनर्स हैं उनमें सेंस ऑफ डिग्निटी को डिप्राइव करते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन को, एन एक्सपेक्टेशन दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और ये भी उनमें एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मतलब उनकी तो एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो, बट ऐसा होता नहीं है, और ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये इस राइट का वायलेशन है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद आर्टिकल 23 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 का भी वायलेशन माना है कोर्ट ने। द कोर्ट हेल्ड दैट इम्पोजिंग,
labor or work which is considered impure or low grade upon the members of marginalized community amounts to forced labor under article 23। यानी कि अगर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं उनको अगर आप कोई ऐसा इम्प्योर या लो ग्रेड का काम असाइन कर रहे हैं तो वो माना जाएगा फोर्स्ड लेबर है। ठीक है, कि आप उनसे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, जो आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है, एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आई होप समझ गए बात। अब इस तरीके के देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपसे ये बात शायद पहले भी की है कि यूपीएससी की एक आदत पिछले कुछ समय से हो रही है, और ये हमने आदत यूपीएससी के मतलब सिविल सर्विसेज के पेपर में भी देखी है और सीडीएस वगैरह में भी देखी है। वो आदत बेसिकली ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये मतलब यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट देता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उनमें जो बातें कही जाती हैं उनको स्टेटमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब ये वाला आर्टिकल है तो इसमें स्टेटमेंट बहुत सारी बनाई जा सकती है और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब एक तो शुरुआत यहीं से हो गई कि प्रिजनर्स जो मतलब ये होता है प्रिजन एक्ट वगैरह है या जो प्रिजन मैनुअल्स हैं ये स्टेट लेवल पर मेंटेन की जाती हैं। ठीक है, गवर्न की जाती हैं, स्टेट लेवल पर ही होता है। उसके बाद ये जो ये था आपका, मैंने क्या बताया आपको, क्रिमिनल ट्राइब्स जो आगे जाके डीनोटिफाइड ट्राइब्स बनती हैं उससे लेकर कुछ बात हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जिन जिन आर्टिकल्स का वायलेशन है उनमें से कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, उन स्टेटमेंट को उठाकर कुछ दिया जा सकता है। या फिर जैसे ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है फोर्स्ड लेबर वाला, कि अगर आप किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को कोई ऐसा काम जिसको लो माना जा रहा है, जिसको लो ग्रेड का या इम्प्योर काम माना जा रहा है, अगर आप उसको असाइन करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के किसी व्यक्ति को तो वो फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके के आर्टिकल्स को आप बहुत हल्के में ना लें। ठीक है, मैं इसीलिए डिटेल में इस तरीके के आर्टिकल्स को कवर करता हूँ, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उनको। तो इनको आप आराम से पढ़ें और स्टेटमेंट आपको जो भी लग रही है, ठीक है, जो स्टेटमेंट आपको जो भी लग रही है कि पूछी जा सकती है वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, नोट डाउन भी कर लें और उसको याद भी रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर नज़र ज़रूर रखें, ये मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ। और सिर्फ सिविल सर्विसेज के नहीं, आप लोगों के लिए मैंने ये बात शायद पहले भी कही है कि सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ ये 3 पेपर और हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ठीक है, साल दर साल जैसे पेपर होते जाते हैं उसमें भी और प्रीवियस ईयर्स में भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही प्रीवियस ईयर देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स भी अच्छे लेवल के होते हैं, यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। ठीक है, एनडीए में थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको जो है वो लो लेवल के मिलेंगे, हालांकि वो भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, अब सीडीएस और सीडीएस में तो खैर पेपर अलग अलग आते हैं, बट एनडीए में ऐसा होगा कि आपको एक ही पेपर में मैथ्स और ये सब कुछ मिलेगा, तो आपको उस चीज़ के ऊपर नहीं, बट जो जनरल स्टडीज़ है उसमें कुछ जनरल स्टडीज़ का पार्ट भी आता है और जो करंट अफेयर्स है एटलीस्ट उसको आप ज़रूर देखें। और सिमिलरली जो सीएपीएफ का एक पेपर होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है, उसको अभी एक पेपर होता है प्रीलिम्स का, अभी शायद हाल ही में हुआ भी था या अभी शायद रिजल्ट आया था आई थिंक, है ना। तो उसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर जो है वो नज़र रखेंगे, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए, और साथ में आपका सिविल सर्विसेज का तो आई है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। और सीडीएस में आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस आपको एज सच किसी बुक में या कहीं नहीं मिलेंगे, बट वो क्वेश्चंस मतलब वो जो उनके आंसर्स हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली
पूछे गए हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आते हैं उनमें से, तो वो उस तरीके के जब स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो देन इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट आंसर करने के लिए, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, उसमें क्या बात कही गई, तो वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप पूरे, जैसे अब यहाँ पर भी है 148 पेज की रूलिंग है, अब आप पूरे 148 पेज तो पढ़ेंगे नहीं, बट जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने देख ली हैं। तो डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट यहाँ से कुछ बनता है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, और अगर कुछ उससे रिलेटेड भी बनता है तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई, है ना। चलिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर और इस तरीके के जो आर्टिकल्स आते हैं उनके ऊपर ज़रूर फोकस रखें, चीज़ों को नोट डाउन करें। और नोट डाउन अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आपको स्टेटमेंट्स या लाइंस लगती हैं, जो मतलब क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, उनको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, मेकिंग मशीन्स लर्न। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर यूज़र्स या मोबाइल फ़ोन के जो यूज़र्स हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया में टू सीक इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप एआई टूल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फ़ोटोज़ क्रिएट करने के लिए, वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए भी आजकल तो एआई के टूल्स का यूज़ हो रहा है। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ सालों पहले, या मैं कहूँ कि 1-2 साल पहले तक ही पॉसिबल नहीं थी। एआई में ये क्षमता या पोटेंशियल है कि वो जिस तरीके से लोग काम करते हैं या जिस तरीके से लोग जीते हैं उस में बदलाव ला सकता है, उसमें एक फंडामेंटल चेंज जो है वो ला सकता है। इस साल का जो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है, ये 2 साइंटिस्ट के जो काम हैं उनको रिकग्निशन देता है, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ एआई रिवॉल्यूशन दैट इज़ करेंटली अनफोल्डिंग। ठीक है, एआई का जो रिवॉल्यूशन या एआई की जो क्रांति है उसके ये फाउंडेशन इन्होंने रखी है, इन दोनों लोगों ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने। और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि एआई जो है वो अपने मतलब अब अब बूम कर रही है, अब एआई पीक कर रही है। बट ये जो इन्होंने रिसर्च करी है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी रिसर्च है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, उनमें से एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड, 91 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन साइंटिस्ट हैं ये। और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉफ्री हिंटन, 76 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन। इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर देयर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, कि इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरी और इन्वेंशन किया जिससे मशीन लर्निंग इनेबल हुई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। अब ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग काम किया है ना, साथ मिलके काम नहीं किया, अलग अलग काम किया है। और इन्होंने अपना जो ज़्यादातर ये रिसर्च थी ये 1980s में ही कर ली है। ठीक है, तो मतलब आज से आप कह सकते हैं 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बट द इम्पैक्ट, मतलब 40 साल के आसपास आप मान सकते हैं। बट द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क इज़ बिगनिंग टू बी फेल्ट नाउ, ओनली नाउ। लेकिन इनके काम का जो असर था, जो इम्पैक्ट था, वो अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो अब महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा है मिमिकिंग द ब्रेन। हॉपफील्ड और हिंटन की जो बड़ी सफलता या बड़ी सक्सेस है वो इस बात में है कि उन्होंने ऐसे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं जो ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक करने का मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करता है उस तरीके से ये एल्गोरिदम्स इन्होंने डेवलप किए हैं। ठीक है, कि कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर्स जो हैं, वैसे अगर नॉर्मल हम बात करें तो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था? कंप्यूटर्स का आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि जो रिपीटेटिव कैलकुलेशन बेस्ड टास्क हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ऐसे काम रिपीटेटिव कैलकुलेशन बेस्ड टास्क जिनको करने में इंसान को या ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो उसके लिए कंप्यूटर जो है वो बना। जैसे आपका कैलकुलेटर होता है,
कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द साइंटिस्ट्स को ये लगने लगा, दे बिगेन वंडरिंग whether machines could also be made to do things that humans seem to be far better at। तो पहले तो सिर्फ कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए यूज़ होते थे कंप्यूटर्स, लेकिन बाद में फिर साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया, वैज्ञानिकों ने ये सोचना शुरू किया कि क्या मशीन्स, ऐसी मशीन्स बनाई जा सकती हैं कि जिनसे ऐसा काम किया जा सके जिसमें ह्यूमंस अभी बहुत बेटर हैं, जैसे कि रिमेंबर करने में, याद रखने में, ठीक है, याद रखने में ह्यूमंस बेटर माने जाते थे, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, क्रिएट करने में, लर्न करने में, और इंटेलिजेंट गैसेस करने में, इसमें माना जाता था कि ह्यूमन ब्रेन इज़ फार बेटर देन कंप्यूटर, जो मतलब शुरुआती कंप्यूटर थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय साइंटिस्ट के मन में ये बात आई कि क्या कुछ ऐसी मशीन बनाई जा सकती है कि जिसके थ्रू ऐसे टास्क किए जा सके जिसमें ह्यूमंस बहुत बेटर है। तो उस समय फिर एआई जो है, एआई हैज़ बिकम कॉमन पार्लेंस नाउ, बट द ओरिजिन ऑफ द टर्म डेट्स बैक टू द मिड 1950s when scientists began speaking of computers as intelligent machines। तो एआई जो है वो आज की डेट में तो एक बड़ी मतलब कॉमन सी चीज़ हो गई है ना। लेकिन ये टर्म का जो ओरिजिन हुआ है ये 1950s में हुआ है, जब साइंटिस्ट ने ये बात सोचनी शुरू की, या जो कंप्यूटर है उसको इंटेलिजेंट मशीन कहना शुरू किया। एज कंप्यूटर्स बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल ओवर द ईयर्स, दे accomplished increasingly complex tasks with great efficiency and seemingly gained in intelligence। तो जैसे जैसे कंप्यूटर साल दर साल और ज़्यादा पावरफुल होते गए, तो वो ऐसे टास्क भी करते रहे जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जटिल काम जो है वो भी करने लगे और काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी से करने लगे। और ये लगने लगा कि अब कंप्यूटर्स की जो एफिशिएंसी है, या जो कंप्यूटर्स की जो इंटेलिजेंस है, वो क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। हालांकि अभी भी ये जो टास्क थे वो कैलकुलेशन बेस्ड ही थे, अभी भी ये कोई ऐसे टास्क नहीं कर रहे थे जो ह्यूमंस कर सकते थे अदर देन कैलकुलेशंस। And all that was essentially happening was that the computer was able to calculate faster and do many more tasks simultaneously than earlier। तो अभी जो आपने हमने ऊपर देखा कि कंप्यूटर जो हैं वो बेहतर हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो वो कोई ऐसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हुए थे, वो ऐसे कैलकुलेशंस जो पहले से भी कर रहे थे उनसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने लगे, कैलकुलेशंस को फास्ट करने लगे, और कई सारे ऐसे टास्क, या एक तरीके से कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस टास्क करने लगे या मल्टीटास्किंग करने लगे। तो उस हिसाब से देखा गया कि कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा क्या हो गए हैं, दे हैव बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब एफर्ट्स टू गेट अ कंप्यूटर टू इमिटेट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन डिड नॉट मेक द मच हेडवे अंटिल हॉपफील्ड्स रिवॉल्यूशनरी वर्क इन द 1980s। तो जो ये एफर्ट थे कि ह्यूमन ब्रेन्स को इमिटेट करेगा कंप्यूटर, इसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई जब तक ये हॉपफील्ड का जो रिवॉल्यूशनरी काम आया 1980s में, उससे पहले इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब प्रोग्रेस नहीं हुई। हालांकि ये जो व्यक्ति हैं हॉपफील्ड, आई थिंक जॉन हॉपफील्ड इनका नाम है ना, क्या नाम है इनका, जॉन हॉपफील्ड, ये फिजिसिस्ट हुआ करते थे। इनका इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी था और न्यूरोसाइंस में भी था। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया दैट रिजेंबलिंग द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल इन द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है, इन्होंने उसी तरीके का एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया दैट अलाउड कंप्यूटर सिस्टम्स टू रिमेंबर एंड लर्न। और इसी के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो उनमें रिमेंबर करने की, यानी कि याद रखने की और सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्यूटर्स में आ गई। इससे पहले 1949 में एक कैनेडियन फिजियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डोनाल्ड हेब। इन्होंने एक ऐसी प्रोसेस को डिस्कवर किया था, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द सिनेप्सिस
or connections between the nerve cells where the communication related to the learning was occurring. ठीक है, इन्होंने एक ऐसी प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस इन्होंने एक डिस्कवर की थी कि ह्यूमंस में बेसिकली जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो उन्होंने ये पाया था कि ह्यूमंस में जो लर्निंग प्रोसेस है वो परमानेंट है, और उसके थ्रू होता क्या है कि जो सिनेप्सिस है या जो कनेक्शंस है बिटवीन द नर्व सेल्स उनमें एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, और वहीं पर बेसिकली लर्निंग होती है, जो नर्व सेल्स का कनेक्शंस है वहीं पर। तो होपफील्ड ने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया दैट कुड अकम्प्लिश समथिंग सिमिलर एंड दिस वाज अ बिग ब्रेक थ्रू। और हॉपफील्ड ने भी एक ऐसा ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जो इस तरीके का काम कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब हॉपफील्ड का जो नेटवर्क है दैट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग द एंटायर नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड नॉट इट्स इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो हॉपफील्ड ने जो ये नेटवर्क बनाया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, पूरे के पूरे नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ठीक है, सिर्फ उसके इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स को लेकर नहीं। एंड दिस वाज अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होती थी उसमें होता क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्मॉलेस्ट बिट्स में स्टोर और प्रोसेस की जाती थी, लेकिन इनके न्यूरल नेटवर्क में ऐसा नहीं था। सो व्हेन अ हॉपफील्ड नेटवर्क इज गिवन न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हॉपफील्ड के नेटवर्क में नई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज या कोई सॉन्ग, तो वो एंटायर पैटर्न को, वो पूरे के पूरे पैटर्न को एक ही बार में कैप्चर कर लेता था। ठीक है, और जो उसके अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि पिक्सल्स, अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज आपको पता है कि छोटे छोटे पिक्सल्स से बनी होती है। तो इमेज में वो क्या करता था कि जो पिक्सल्स के बीच का कनेक्शंस होता था, ठीक है, उसको वो एक ही बार में उस कनेक्शंस को, या जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जैसे पिक्सल्स हो गए, तो उनके बीच का जो कनेक्शंस है या जो रिलेशनशिप है वो उसको याद कर लेता था। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था। ठीक है, अब इट अलाउज द नेटवर्क टू रिकॉल, आइडेंटिफाई और रीजनरेट दैट इमेज और सॉन्ग व्हेन एन इनकम्प्लीट और सिमिलर लुकिंग इमेज इज पास्ड एज एन इनपुट। अब इससे होता क्या था कि अब वो, उनका जो नेटवर्क है उसने वो चीज़ याद कर ली है। ठीक है, चाहे उसको कोई सॉन्ग दिया गया है या उसको कोई इमेज दी गई है, तो उसने वो चीज़ याद कर ली। जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे इमेजेस के पार्ट्स क्या होते हैं, इमेज के कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब इमेज किससे बनी होती है, छोटे छोटे पिक्सल से। तो पिक्सल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है या जो कनेक्शन है वो उस न्यूरल नेटवर्क ने याद कर लिया। अब जैसे ही आपने अगली बार उस न्यूरल नेटवर्क को कोई सिमिलर इमेज दी, ठीक है, या कोई आधी अधूरी इमेज दी, तो वो उसने जो प्रीवियसली याद किया है वो उसके आधार पर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। ठीक है, अब हॉपफील्ड का जो काम है दैट वाज अ लीप टूवर्ड्स इनेबलिंग पैटर्न रिकॉग्निशन इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इनका बेसिकली काम ये था कि कंप्यूटर्स में जो पैटर्न रिकॉग्निशन है उसको इनेबल इन्होंने किया, समथिंग दैट अलाउज फेस रिकॉग्निशन और इम्प्रूवमेंट और इमेज इम्प्रूवमेंट टूल्स दैट आर कॉमन नाउ। ठीक है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन होता है आज की डेट में, फेस रिकॉग्निशन जो होता है या जो इमेज को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, उन टूल्स में भी यही होता है। दे ऑल्सो हैव द पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम। पैटर्न रिकॉग्निशन के आधार पर ही वो काम करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आई है। ठीक है, ये कोई आज की चीज़ नहीं है, बेसिकली आज की डेट में तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं, बट ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, किस किस व्यक्ति ने इन चीज़ों को डिस्कवर किया है, ये वो हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है डीप लर्निंग। अब ये जो हिंटन थे, दूसरे व्यक्ति जेफरी हिंटन, इन्होंने क्या किया कि होपफील्ड के काम को ये आगे लेके गए और इन्होंने आर्टिफिशियल नेटवर्क्स डेवलप किए दैट कुड परफॉर्म मच मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। इन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल नेटवर्क डेवलप किए जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते थे। तो सो वाइल हॉपफील्ड नेटवर्क्स कुड रिकॉग्नाइज सिंपल पैटर्न्स ऑफ शेप और साउंड, हिंटन्स एडवांस्ड मॉडल्स कुड अंडरस्टैंड वॉइसेस एंड पिक्चर्स। तो जो हॉपफील्ड के नेटवर्क था वो सिंपल पैटर्न्स ऑफ शेप या साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकता था, लेकिन हिंटन के जो एडवांस मॉडल्स थे वो वॉइस को भी अंडरस्टैंड कर सकते थे और पिक्चर्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते थे। अब दीज न्यूरल नेटवर्क्स कुड बी strengthened and their accuracy at pattern recognition enhanced through repeated inputs of data called training। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इन
न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे मजबूत या कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता था, ठीक है, या फिर जो इनकी पैटर्न रिकग्निशन की एक्यूरेसी है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता था कि इनमें बार बार, ठीक है, इनपुट कराया जाए डेटा को, उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि एआई जो है वो ऐसे ही काम करता है, जब तक आप उसमें डेटा फीड करेंगे और जितना ज़्यादा डेटा के आधार पर एआई मॉडल आपका ट्रेन होगा वो उतना बेटर काम करेगा, ठीक है। तो हिंटन ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसको कहा गया बैक प्रोपोगेशन, दैट enabled आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। तो ये बैक प्रोपोगेशन जो मेथड इन्होंने डेवलप किया उसके थ्रू होता क्या था कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो अपनी पिछली गलतियों से सीखता था और उसके बाद खुद को सुधारता था, खुद को इम्प्रूव करता था। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट बाय ट्रेनिंग ऑन लार्ज डेटा सेट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स दैट कंटेन्ड मल्टीपल लेयर्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग की प्रोसेस हुई और ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेनिंग हुई, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इससे क्या बने, डीप न्यूरल नेटवर्क्स बने जिसमें नेटवर्क्स के मल्टीपल लेयर्स हुआ करते थे। हिंटन ने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट डीप नेटवर्क्स रिजल्टेड इन द लर्निंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स एंड पैटर्न्स इन लार्ज डेटा सेट्स। हिंटन ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया या ये दिखाया कि जो डीप नेटवर्क्स हैं दैट रिजल्टेड इन द लर्निंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स। तो इसमें आप मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स को लर्न कर सकते हैं या पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट्स में। तो डीप लर्निंग इज एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन। आज की डेट में जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है या जो इमेज रिकॉग्निशन होती है वो डीप लर्निंग के थ्रू होती है, ठीक है। चाहे ट्रांसलेशन हो रहा है, चाहे वॉइस असिस्टेंस है या सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डीप लर्निंग। द पावर ऑफ हिंटन्स डीप नेटवर्क्स were most spectacularly demonstrated at 2012 ImageNet Visual Recognition Challenge। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इन इमेज रिकॉग्निशन, कि इमेज रिकॉग्निशन में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको टेस्ट करने के लिए। अ पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिदम यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप्ड बाय हिंटन एंड हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड एलेक्सनेट शोड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस। तो इनका जो बेसिकली इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया था, डीप न्यूरल नेटवर्क, इन्होंने और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसको बोला गया एलेक्स नेट। उस नेटवर्क को उसने इमेज रिकॉग्निशन में काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाए, ठीक है। 2018 में हिंटन को जो है वो ट्यूरिंग प्राइज़ भी दिया गया। ट्यूरिंग प्राइज़ दिया गया जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है कंप्यूटर साइंस में। इनफैक्ट हिंटन का जो एंटायर वर्क है हैज़ बीन इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने अपना पूरा काम जो है वो कंप्यूटर साइंस में ही किया है। हॉपफील्ड जो है उन्होंने फिजिक्स में भी काम किया क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, न्यूरो साइंस में भी काम किया है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी वो इंटरेस्टेड थे तो बायोलॉजी में भी उन्होंने काम किया है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द नोबल कमिटी हैड पिक्ड अ कंप्यूटर साइंस ब्रेक थ्रू फॉर द नोबल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में जो ब्रेक थ्रू हुआ है उसको फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2007 में भी जो फिजिक्स का नोबेल है वो अवार्ड किया गया था फॉर वर्क दैट रिलेटेड टू द डेटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स। जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, उनमें उनसे रिलेटेड काम को लेकर भी 2007 का नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये पहली बार नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो काम हुआ है उसको लेकर फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। वैसे भी कंप्यूटर साइंस की कोई कैटेगरी तो है नहीं, ठीक है, तो अब इसको किस में देंगे अदरवाइज, तो इन्होंने यहाँ पर दिया है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट ये अच्छा आर्टिकल था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम कैसे करता है। देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऐसे एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं एक प्लान, ठीक है, कि फर्स्ट यू डू दिस, है ना, एंड देन इफ़ दिस इज़ नॉट करेक्ट देन गो देयर, इफ़ दिस इज़ नॉट करेक्ट देन गो देयर, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों की अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह थी या बचपन में भी पढ़ा होगा तो एल्गोरिदम्स आप जानते होंगे। एल्गोरिदम बेसिकली एक प्लान होता है, ठीक है, कि क्या प्लान फॉलो करना है या क्या पाथ फॉलो करनी है, दैट इज़ नोन एज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर एल्गोरिदम्स जो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू लर्न एंड रिमेंबर वाइल प्रोसेसिंग डेटा, की प्रोसेसिंग जब वो डेटा प्रोसेस कर रहा है तो उसके साथ साथ वो चीज़ों को याद भी रखे और
सीखे भी। ये ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से उसको इमिटेट करता है, मतलब उसको एक तरीके से इमिटेट करने का मतलब होता है कि उसकी नकल करता है। न्यूरल नेटवर्क्स में इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मतलब क्या होते हैं? जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन से लेकर हमारे बॉडी के हर पार्ट में मैसेज कैरी करते हैं, दे आर नोन एज न्यूरॉन्स। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स उसमें होते हैं, जिसमें 3 तरीके की लेयर होती है। वन इज़ इनर लेयर, वन इज़ हिडन लेयर एंड थर्ड वन इज़ दी आउटर लेयर। जो इनर लेयर है वो इनपुट है, वो डेटा रिसीव करता है, ठीक है। हिडन लेयर जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है, और जो आउटर लेयर है जो आउटपुट पर है वो रिजल्ट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा हिडन लेयर और जितने ज़्यादा इनपुट लेयर होंगे या इनर लेयर होंगे, उसमें वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अगर प्रॉब्लम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि हिडन लेयर और इनर, मतलब ये जो इनपुट्स हैं, जितने ज़्यादा इनपुट मतलब जितनी ज़्यादा इनर लेयर्स है ना, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके इनपुट्स उतने ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा इनपुट होंगे उतने ज़्यादा इनर लेयर्स होंगी। अब जितनी ज़्यादा इनर लेयर्स होंगी उसको प्रोसेस करने के लिए उतने ज़्यादा हिडन लेयर्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो फिर एक ही आएगा ना। तो इसलिए आउटपुट लेयर में या जो आउटर लेयर है उसमें नहीं चेंज होगा, बट हिडन लेयर्स और इनर लेयर जो हैं, ठीक है, या इनर लेयर और हिडन लेयर्स, मतलब इनपुट लेयर और जो प्रोसेसिंग वाली लेयर है, उसमें जितने ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी उतने ज़्यादा यहाँ पर लेयर्स होंगी, ठीक है। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मैंने आपको बताया बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स अ, जो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, मतलब जिस तरीके से हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके से जो न्यूरॉन्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब हमारे ब्रेन का भी तो यही काम होता है ना, कि मैसेज कैरी करना टू ईच एंड एवरी फंक्शन या टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे मैं ये हाथ मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये हाथ ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है? ये ब्रेन से मैसेज आ रहा है। क्या मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है तो कैसे निकल रही है? ब्रेन से मैसेज आ रहा है। मैं अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ तो कैसे कर पा रहा हूँ? मेरे पैरों को मैसेज आ रहा है ब्रेन से। वो सारा का सारा न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इसी तरीके के आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं इस तरीके के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है। आई होप आप बात समझ गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, तो आज यही आर्टिकल्स थे हमारे पास, 2 जो हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप लोग आईना सीरीज़ के मंथली पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 59 रुपीज़ ओनली में, यानी कि लेस देन ₹2 पर डे में आप मंथली पीडीएफ्स ले सकते हैं। दैट इज़ अगस्त की हो गई, जैसे जून जुलाई की हो गई। सितंबर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग भी सकता है, क्योंकि आजकल मेरे पास, आपको पता ही है कि काम तो सारा मुझे ही करना होता है, और अभी आजकल बहुत सारे टास्क चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो ये सुबह की क्लास है, देन सीसेट की क्लास है दिन में, और उसके बाद साथ में टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाए, ठीक है, बट जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आई विल ट्राई टू अपलोड इट। इसके बाद अगर आप लोग 16 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 680 में आपको मिल जाती है। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो आपको 510 में मिल जाएगी। इसी तरीके से 8 महीने की पीडीएफ 345 में, और 4 महीने की ओनली एट 175 में। तो आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर में से जो आपने ऐप डाउनलोड किया उसके थ्रू आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके के हमारे जो आईना सीरीज़ के मंथली कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहें तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज़ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि हमारे को थोड़ा सा हेल्प है।
हेल्प हो जाए। और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा ये रहेगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। अदरवाइज़ यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो कि स्थिति क्या है, मतलब और जगह की नहीं, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें तो स्थिति क्या है वो आपको पता ही है, क्योंकि वीडियोस वगैरह आप लोग शेयर तो करते नहीं हो, दैट इज़ श्योर, है ना, ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो शेयर वगैरह आप लोग करते नहीं हो, यूट्यूब बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखाता नहीं है। और ऊपर से हमारे वीडियोस को लेकर मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करी थी, तो फीडबैक ये आया था कि यहाँ पर बहुत सीरियस पढ़ाई चल रही है, इतनी सीरियस पढ़ाई लोग यूट्यूब पर करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है, चलो ठीक है, हंसी मजाक तो यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि हंसी मजाक करने का कोई सीन नहीं है, पढ़ाई का सेशन है तो पढ़ाई ही होगी। तो आप लोग उसको शेयर करते भी नहीं हो, और थोड़ा बहुत किसी को आपने अगर किया भी होगा तो उसको भी शायद हो सकता है मे भी चीज़ें पसंद ना आई हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत हमें यहाँ से अगर कंट्रीब्यूट करें तो थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, और उसका फ़ायदा यही रहेगा कि हम लोग भले ही 400-500 व्यूज़ आते हैं डेली के वीडियो पे, हम फिर भी सेशंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, और डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए सेशंस इसी तरीके से, भले ही 400 व्यूज़ या 500 व्यूज़ आए वीडियो में, हम आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। बट आप लोगों का साथ चाहिए तब, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वैसे आप लोग करते नहीं हैं बट फिर भी कोशिश ज़रूर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन फीडबैक आप देना चाहें तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, फ्रेंड्स वगैरह से भी ज़रूर करवाएं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।